हमको है कि ऐसा चयन क्यों। जिस तरीके से अभी आप पार्टी के जो सांसद राज्यसभा सदस्य ईडी का रेड चल रहा था, वो बीजेपी में शामिल हो गया ईडी का रेड। ये आप सुनते हैं, ये तो जग जाहिर है कि मुख्यमंत्री जैसे यहाँ चुने नहीं जाते या किसी स्टेट में, वो तो ऊपर से उस समय जो हाई कमांड कल्चर चला था अभी भी वही है। अब हाई कमांड का देती कि फलाना बनेगा मुख्यमंत्री तो वही बनेगा, जैसे दिल्ली में हुआ कि फलाने बनेंगे। तो आप ऐसे लोगों को चुनिए ना जो कि ईमानदार हो। क्षणिक समय में वो जो मुख्यमंत्री नाराज हो गए या मुख्यमंत्री नाराज हुए, लेकिन कभी उन्होंने कभी हमारा पर्सनल ये नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उसमें कुछ एक्यूज ऐसे हैं जिनका की संघ से रिश्ता रहा है। इतना ही हमने। फिर उसके बाद आपने आडवाणी जी को गिरफ्तार भी किया। फिर टिकट देने की बात कैसी हुई? भाजपा आपसे, बीजेपी से इधर आपकी तलखी बढ़ गई, तो क्या वो नेतृत्व जो आपको बीजेपी में लाए थे, क्या कभी बातचीत हुई? मतलब आप डोभाल के साथ भी आपके बहुत अलग रिश्ते हैं, क्या उस रिश्तों के सहारे? डोभाल के साथ तो हम इधर आ गए और भाजपा ने फिर एडमिशन के समय ही अनाउंस कर दिया कि हमको आरा से बनाएंगे, जबकि आरा से और प्रत्याशी भी थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया। 2010 जो है लॉ एंड ऑर्डर और सड़क, यही दो इसी पर शासन की टोटल उन्होंने हमको फ्री हैंड दे रखा था टोटल पर। नमस्कार, बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बड़ी बहस में बात बिहार की पॉलिटिक्स की भी करेंगे और देश की भी पॉलिटिक्स की करेंगे। और हमारे साथ आज एक ऐसे शख्सियत हैं जो वर्तमान राजनीतिक जो माहौल है या जो आज की राजनीति का जो तौर तरीका है उसमें फिट तो नहीं बैठते हैं, और ना ऐसे लोगों को, पॉलिटिक्स में रहने वाले लोगों को या फिर जनता को भी स्वीकार नहीं होता है। कभी कभी उनको लगता है कि नहीं, ईमानदारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, एक सिद्धांत के साथ खड़े रहना, जनता भी इसको लेकर कभी कभी असहज हो जाती है। तो हम ऐसे ही एक शख्सियत से आज मुलाकात कराने जा रहे हैं। आर के सिंह परिचय के मोहताज नहीं है, हम इनको उस दौर से देखे हुए हैं जब बिहार में ये सेक्रेटरी थे, फिर आज जहाँ हैं। इस बीच के सफर को भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन नीतीश कुमार को भी देखे हैं और नरेंद्र मोदी को भी देखे। आज मेरा सीधा सवाल यही रहेगा, उस दौर के नीतीश और इस दौर के नरेंद्र मोदी, दोनों जिस ऊंचाई पर गए, क्या खास आपको लगा? दोनों के साथ रिश्ता बहुत ही घनिष्ठ रहा आपका। क्या दोनों में क्या, मतलब कौन सी ऐसी प्रतिभा रही जो इतने दिनों तक ये लोग, एक भारत के प्रधानमंत्री रहे और इतने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे? नीतीश जी जबकि पहली बार आए थे तो मैं भी भारत सरकार से तुरंत ही आया था, उसके बाद फिर नीतीश जी आए और उन्होंने आते ही हमको प्रधान सचिव पद बना दिया और उनके साथ हम करीब 3.5-4 साल तक काम किया। उसके बाद फिर भारत सरकार गए। जब नीतीश जी आए तो हम लोग को बड़ी खुशी, हम लोग को लगा कि चलिए सालों के ईमानदार मुख्यमंत्री आया है। और हमने ये एक्सपीरियंस भी किया शुरू से ही लेकर के एकदम पूरे अपने पहले टेंडोर था नीतीश जी का पूरा, जब तक हम था तब तक हम ये महसूस किया। 2009 में फिर गए भारत सरकार, एकदम टोटल फ्री हैंड। पथ निर्माण विभाग का ये हालत था जिस समय की नीतीश जी की सरकार आई, और पथों का ये हालत था बिहार में कि देश भर में ये सबसे खराब सड़क प्रणाली बिहार की मानी जाती थी। और मतलब बहुत बुरी हालत थी। स्थिति भी ऐसी थी कि थोड़ा बहुत प्लान फंड था, करीब 50 करोड़, करीब 100 करोड़ के आसपास मेंटेनेंस का फंड था। तो कहीं पर पॉट पैच हो गया, कहीं पर बहुत कम रिन्यूअल हो गया, ऐसा ही होता था। सड़कों की बहुत बदहाली। हमने सोचा कि साहब इसको हम बदल देंगे, और हमने अपने सामने लक्ष्य रखा जो कि हमारा रहता है कि हमारे समय में भ्रष्टाचार नहीं होगा और हमारे समय में जो भी पैसा है वो पैसा रोड बनाने पर खर्च होगा। इसमें पहले ही दिन से हम जुट गए और भ्रष्टाचार के खिलाफ पहला हमने ये किया कि अपने जाकर के एक रोड बन रहा था, बना था हमारे यहाँ तुरंत पहले, बेली रोड, उसकी जांच कर दी और उसमें गड़बड़ी पाया हमने तो क्रिमिनल केस कर दिया। तो इंजीनियर सस्पेंड हो गए, ठेकेदार के का ये भी
निलंबित हो गया, रजिस्ट्रेशन, उनको ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई शुरू हो गई, वो भी भाग चले क्योंकि ऊपर भी क्रिमिनल केस हमने कर दिया था। और ये वो ठेकेदार था, हम जानते नहीं थे कि कौन है क्या है, इससे मतलब नहीं था हमको, कभी रहा नहीं। लेकिन लोगों ने बताया कि ये नीतीश जी के पार्टी के ही हैं, नीतीश जी के पार्टी के नेता के हैं, चुनाव लड़ते हैं उनके टिकट पर, लेकिन नीतीश जी ने कभी कुछ हमसे नहीं कहा, कभी नहीं। और उसके बाद फिर टोटल फ्री हैंड फाइव, ये हमने भ्रष्टाचार एकदम समाप्त कर दिया। किसी का हिम्मत नहीं था इंजीनियर का कमीशन मांग ले किसी ठेकेदार से, किसी ठेकेदार का हिम्मत नहीं था कि काम में गड़बड़ी करे। फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए, हम वही खुद जाकर के चेक किए, महीना 2 महीना में ये ठीक हो गया। उससे मंत्री जी का वो असहज हो गया, इसलिए कि वो हम सुनते थे कि वो ट्रांसफर पोस्ट की पैसा लेते हैं, वो बंद हो गया। वो अ, रोड वगैरह सैंक्शन करने में पैसा उसा सब बंद हो गया, तो असहज हो गए, हमसे झंझट करने लगे। उसका फिर नीतीश के पास जाने लगे कि ऐसे सेक्रेटरी को दिए कि तो हमारे बात एक बात सुनता नहीं, हम बेकार मंत्री हैं। और हम भी शिवसेना जी कहते थे कि हमको बदल दो, ऐसे ही है। लेकिन नीतीश जी ने उनको बदल दिया, और फिर जो नए मंत्री को उन्होंने रख दिया रिशफल में, तो हमको कहा ये मंत्री ठीक है, आपको कॉल काम कीजिए, ये था उनका। और नतीजा यह हुआ कि हम लोग ने रोड का श्रृंखला सुधार दिया। मतलब जिस समय हम आए थे उस समय बिहार का रोड देश में हाँ। सबसे खराब था, और हम छोड़े तो देश के अच्छे सड़कों में होता। और स्टेट हाईवेज को आप ये देखिए कि 1000 किलोमीटर था, उसको बढ़ा के हमने 2000 किलोमीटर किया। सभी स्टेट हाईवेज के 2 लेनिंग का हमने सैंक्शन किया। उसके लिए फंड्स हमको भारत सरकार से मिला, योजना आयोग से, और स्टेट गवर्नमेंट से भी मिला। जितने मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड थे, सिंगल लेन थे, सबका हमने इंटरमीडिएट लेन सैंक्शन किया, सबका। और नए नए रोड्स भी आरईओ से हमने लिया, जो इम्पोर्टेंट रोड्स थे प्रियोरिटी में, और सबका इंटरमीडिएट लेन में वाइडनिंग शुरू कर दिया। आप देखे होंगे उस दौर में कि पूरा बिहार बिहार में सड़क एकदम बिल्कुल मतलब हर सड़क पर 2010 जो है लॉ एंड ऑर्डर और सड़क, यही दो इसी पर नीतीश जी सुशासन की शासन। और टोटल उन्होंने हमको फ्री हैंड दे रखा था, टोटल कॉन्फिडेंस, बिल्कुल। तो इसीलिए ये संभव, कभी एक बार फोन भी नहीं, अब उनके पार्टी के लोग पकड़ाएं या जो भी है, कभी। ठीक उसके बाद भारत सरकार में नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी और अडानी को लेकर जो रिश्ता रहा है सब लोगों के जानकारी में है। अडानी पावर सेक्टर में है, आप पावर सेक्टर में मिनिस्टर थे, कभी लगा नहीं कि वो उनके उस स्वार्थ पर आप सीधा चोट कर रहे हैं, अडानी के स्वार्थ पर? तो फिर नरेंद्र मोदी नाराज हो रहे हो या कुछ कामकाज में हस्तक्षेप हुआ हो? नहीं, इसमें भी ये मानना होगा, और सच्चाई यही है कि इसमें भी काम करने में हमको टोटल फ्री है। शुरू में ये कुछ कठिनाई, एक तो उन्होंने वो करीब करीब 7 साल तक की, और शुरू में जबकि हम ज्वाइन किए तो हम बदलाव लाना शुरू किया, तो बदलाव की आवश्यकता थी। देश भर की बिजली व्यवस्था बहुत बुरी हालत में थी, एक फाइनेंशियली अनवायबल हो गई थी। बहुत लाखों करोड़ का आउटस्टैंडिंग बिल्स हो गए थे। ये जनरेटिंग कंपनीज सिक हो गई थी, ट्रांसमिशन सिस्टम्स भी जर्जर थे, पूरे के देश को कवर नहीं करते थे। डिस्ट्रीब्यूशन, सभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आज बीमार थी, स्टेट गवर्नमेंट के सभी कंपनी, सबके ऊपर हजारों करोड़ का बकाया था बिजली का बिल, बिजली का उन्होंने का जब से बहुत बुरी हालत। तो हमने उस सबको एकदम रिवैम्प करना शुरू किया। जहाँ रूल्स नहीं थे, नए रूल्स बनाना, जो पुराने रूल्स थे आउट ऑफ डेट हो गए थे, उसके लिए ये उसको रिवाइज रूल्स बनाना, ताकि मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में वो काम आए, वायबल सिस्टम करना, ये सब शुरू किया। हमारा काम शुरू में क्या होता था कि वहाँ पे जो काम करने की पद्धति है कि पीएमओ से इंटरफेरेंस होता है, पीएमओ उसमें हर मंत्रालय के लिए अलग अलग पदाधिकारी नियुक्त है वहाँ पीएमओ में, जो कि अपना ये पीएमओ का इंस्ट्रक्शन वगैरह देता है, होता है। हमारा काम रुकता था। तो कुछ दिन हमने देखा, उसके बाद फिर हम प्रधानमंत्री जी से समझ लिया, हमने कहा कि गए हम अब, और हमने अपना रिजर्वेशन दे दिया। हमने कहा कि आपको हाथ बांध करके काम नहीं करना होता। सो हर चीज यहाँ आकर के हम देख रहे हैं कि
जाता है। तो प्रधानमंत्री फिर बैठा करके हमको समझाया कि इस्तीफा देंगे, उन्होंने नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। अब बोले कि देखिए साहब, ये पद्धति चली आ रही है, लेकिन आपको आगे से प्रॉब्लम नहीं है, और आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो टोटल फ्री हैंड। ये अदानी की चर्चा आपने की, तो अदानी को भी ये 2 बार 3 बार 4 बार कुछ कष्ट हुआ। वो फिर गए प्रधानमंत्री जी के पास। कष्ट हुआ क्योंकि वो कुछ कुछ मामले थे जिसमें कि हमने कहा कि ये नहीं हो सकता है, या ये होगा तो ये ऐसा ही है, ये नहीं हो सकता। तो गए वहाँ, वहाँ से हमारी बुलाहट नहीं हुई, हम गए भी, लेकिन कभी हमने अपना निर्णय बदला नहीं। और प्रधानमंत्री जी हमको तो रखे ही। तो इसीलिए वहाँ भी हमको फ्री हैंड मिला, ये हम करें एकदम फ्री हैंड। और इसी के कारण हम ये बिजली व्यवस्था में सुधार ला पाए, जो कि बहुत जरूरी था। नहीं तो पूरे देश की बिजली व्यवस्था धराशायी होती, ऐसे इसी कगार पर। और उसके बाद फिर लाए ही एक्सपेंशन किए, पूरे देश को एक ग्रिड से हमने जोड़ दिया। पूरा हमने ग्रिड का और ये मजबूतीकरण किया ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी जोड़ सके, उसकी व्यवस्था कर दी। रिन्यूएबल एनर्जी कुछ नहीं था जबकि हम ज्वाइन किए, तो जबकि हम छोड़े तो रिन्यूएबल एनर्जी में भारत दुनिया में अपना स्थान बना चुका था। और उसके लिए नए नए रूल्स हमने बनाए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सब चीज के लिए, मतलब पूरी व्यवस्था हमने बदल दी। आप किसी भी पावर सेक्टर में कोई भी रहा है पिछले 10 साल 15 साल, चाहे जनरेशन में हो, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन में हो, या रिन्यूएबल एनर्जी से बात कीजिएगा, वो कहेगा कि आरकेसी के आने के पहले जो बिजली हुआ था भारत का, और उसके बाद जो बिजली वहां कमा रहा है, जो हम छोड़ के गए, तो उसमें जमीन आसमान था। है ना, एकदम कायाकल्प किया, जैसे रोड का किया ना वैसे वहां नहीं था। तो ये फ्री हैंड से ही संभव हुआ। संघ को लेकर आलोचक रहे आप, कई एक बहुत बड़ा बयान भी आपका आया था। इसके बावजूद भी मतलब भाजपा से अब ये उम्मीदवार बताइए, ये भी भाजपा को मानना पड़ता है, तो सच्चाई है उसको मानना। हमने भाजपा के शीर्ष नेता को गिरफ्तार किया। वो बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं साहब, रथ यात्रा रोकनी चाहिए, वो और गिरफ्तार होना चाहिए, रथ यात्रा जो चला रहे। उस समय वो 3 जगह 4 जगह बिहार सरकार कोशिश की, नहीं हो पाया। उसके बाद फिर हम थे यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस, तो उनको लगा कि ये कर सके, चीफ सेक्रेटरी को लगा कि ये कर सकते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी ने हमको बुलाया। मुख्यमंत्री ने उनसे यही कहा कि साहब कोई ऑफिसर तो होगा जो कर सकता है, तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी ने हमको बुलाई जिम्मेवारी पे, हमने रोक दिया। उसके बावजूद भी आप ये देखिए बराबर कि हमको उन्होंने पार्टी में लिया, उन्होंने हमको टिकट दिया, और उसके बाद फिर हम मुखर हैं, बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले, जो पार्टी को नागराज गुजरा, लेकिन उसके बावजूद फिर हमको मंत्री भी बना। नहीं, तो ये यही हम जानना चाहते हैं, मतलब जनता भी जानना चाहती है कि अडवाणी को आपने गिरफ्तार किया, संघ को लेकर भी आपने गृह सचिव रहते हुए आपने बयान भी दिया। वो बयान गड़बड़, ये वो जो बयान लोग कहते हैं वो बयान गड़बड़ था। हुआ ये था कि जो गृह मंत्री थे तत्कालीन, वो कहीं किसी सम्मेलन में बोल दिए थे ये सैफरन टेरर की बात। तो अब भाई हम गृह सचिव थे, वो गृह मंत्री तो जाके बोल दिए। अब उसके बाद फिर हम नीचे मंत्रालय से उतरे, भाईजान के एक कॉरेस्पॉन्डेंट थी, थे ये जो भी, तो बोले कि ऐसे ऐसे तो गृह मंत्री ने कहा दिया सैफरन टेरर। तो हमने कहा कि हम देखिए साहब, सैफरन टेरर तो हम नहीं जानते, लेकिन ये बात सच सही है कि जो ये सब मालेगांव ब्लास्ट वगैरह हुए या जो भी हुए, उसमें जो एक्यूज हैं, तो एनआईए के हमने कहा कि एनआईए का नाम हमने नहीं लिया, हमने कहा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उसमें कुछ एक्यूज ऐसे हैं जिनका कि संघ से रिश्ता रहा है। इतना ही हमने कहा, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो मतलब कि रिकॉर्ड पर है, वही हमने कहा। तो ये था, इसको ट्विस्ट करने का कोशिश किया गया, लेकिन ठीक है, आपने वो फैक्ट कहा, फिर उसके बाद आपने आडवाणी जी को गिरफ्तार भी किया, फिर टिकट देने की बात कैसी हुई? भाजपा आपसे नहीं हुआ क्या कि ये हम मतलब नीतीश जी को हाँ कह चुके थे कि उनको ज्वाइन करेंगे। नीतीश जी ने आपके लिए जगह भी यहाँ बना दिया था।
पहले तो ऑर्डर भी निकाल दिया, हाँ। कैबिनेट रैंक देते हुए एडवाइजर जिस पर एनके सिंह पहले थे, हाँ। और हम नहीं आए। तो उसके बाद फिर एक कैबिनेट मंत्री को भेजा गया हमको समझाने के लिए, क्योंकि नीतीश हमारा काम देख चुके थे, हम लोग साथ काम कर चुके थे 3 साल 4 साल, और हमको नीतीश ने टोटल किया दिया, हमको भी उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा। तो हम जिद करके भारत सरकार गए थे, वो कभी छोड़ नहीं रहे थे। एडिशनल सेक्रेटरी में इम्पैनलमेंट हुआ, वो नहीं छोड़े, कहे कि नहीं जाना। सेक्रेटरी में इम्पैनलमेंट हुआ, फिर नहीं छोड़े कि नहीं जाना। तो उसके बाद फिर हम जिद किए कि नहीं हम जाएंगे। तो हमारे सीनियर ऑफिसर से हमको समझवाए कि नहीं जाना चाहिए, यही रहना चाहिए, फिर भी हम जिद करके गए। थोड़ा दुखी भी हुए, लेकिन फिर रिटायरमेंट से पहले हमको पकड़ लिया कि आई जाएगी। तो हम बोले नहीं, एडवाइजर वगैरह नहीं बनेंगे, हम पॉलिटिक्स में बढ़ेंगे। तो फिर बोले कि नहीं हमारे साथ आ जाएंगे, तो उसी में हम काम कर दिया। तो भाजपा के कुछ लोग वो फिर बोले कि नहीं, वो तो स्टेट पार्टी है, हमारा नेशनल पार्टी है, तो आप इधर आ जाइए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नेता हैं तो एक मजबूत हैं, ईमानदार हैं। तो हमको लगा कि सही, तो हम इधर आ गए। और भाजपा ने फिर एडमिशन के समय ही अनाउंस कर दिया कि हमको आरा से लड़ाएंगे, जबकि आरा से और प्रत्याशी भी थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो ये हम मानेंगे भाजपा। उतना ही नहीं, आडवाणी जी की भी देखिए, वो कभी बड़प्पन है। बड़प्पन क्या है साहब, हम रोके। उसके बाद फिर हर बार जब कभी भी भारत सरकार जाने का मौका आया तो हम जाते थे। हमको अच्छा लगता था कि हम भारत के स्तर पर भी काम करें। और हालांकि उस समय भी जो मुख्यमंत्री कहा करते थे नहीं जाने देना चाहते थे, तो हम फिर जिद करके गए थे। तो हमारा ये इस बार जो हुआ सिलेक्शन, वो जो होम सेक्रेटरी, हमको पता चला कि जो होम सेक्रेटरी है उन्होंने मेरा नाम का सिलेक्शन किया। हम उनको जानते नहीं थे, वो उनसे मुलाकात भी नहीं थी, लेकिन ये लोग रिकॉर्ड वगैरह देखता है, पता लगाता है। तो हमको होम में जाना नहीं था, इसलिए कि 6 साल हमको रक्षा मंत्रालय में इसके पहले थे, जिसमें कि हमारा बहुत टेंशन वाला काम था। रोज 12 घंटा 14 घंटा होता था, हम ऑपरेशन देखते थे, इंटेलिजेंस देखते थे रक्षा मंत्रालय। तो हमको लगा कि गृह मंत्रालय भी वैसा ही है, एकदम बिल्कुल टेंशन, 12 घंटा काम कीजिए। तो हम कहा कि साहब तो रोज कहाँ से टेंशन, यहाँ पर भी जो झंझट वाला काम होता था, स्टेट गवर्नमेंट हम ही को थमा देती थी। तो जेल से कैदी भागे तो कौन आईजी प्रिजन बनेगा, तो आरके सिंह बनेगा। ऐसे ही कहीं प्रॉब्लम होता था तो आरके सिंह। तो हम जब अब जाएंगे भारत सरकार थोड़ा सा कुछ दूसरे विभाग में, तो हमने कहा लोगों को वहां पर जो हमारे साथ काम किए थे कि भैया हमारा कटवाओ। लेकिन कमल पांडे होम सेक्रेटरी पता चल गया, बोले कि नहीं 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 कटेगा। तो हमको लगा कि अब गृह मंत्री अडवाणी जी को हमने गिरफ्तार किया था, उनको अगर बता दिया जाए कि हम वही हैं आरके सिंह जिन्होंने उनको रोक कर गिरफ्तार किया था, तो वो हमारा नाम काट देंगे। तो हम उनको कहलवाए, हमारे बैचमेट थे, उनसे वो होम मिनिस्ट्री में था, तो जाकर के उनके स्टाफ को बोले पीएस को कि ये वही है। वो जाकर के आडवाणी बोले, आडवाणी बोले कि वो अपना काम कर रहे थे, उनका ऑफिसर काम था, यहाँ भी अपना काम कर रहे थे। ये भी बड़ा कौन देखे। तो ये सब है, मानना पड़ेगा। आइए, हमने देखा है थ्रू लाइफ, हमको तो ईश्वर, आई डोंट नो स्पेसिफिक गॉड, क्योंकि अब लालू जी से भी हम बहुत झंझट हुआ, बहुत झंझट हुआ, तो हमारा ट्रांसफर कर दिया ऐसी जगह जहाँ पर कि कोई काम नहीं था। उसके बाद फिर चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड थे ये सुबह, उनको लगा कि नहीं साहब हमको आरके सिंह चाहिए, तो मांगे लालू से प्लान। तो कभी भी हमारा झंझट हुआ, डिफरेंसेस हुए, लेकिन कभी भी जो भी थे उन्होंने इसको बुरा नहीं किया। उनको लगा कि नहीं साहब, तो इसके मन में कुछ नहीं रहता है, जो इसको सही लगता है वही करता है, आप उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब तो बीजेपी से इधर आपकी तलखी बढ़ गई, हाँ। तो क्या वो नेतृत्व जो आपको बीजेपी में लाए थे, क्या कभी बातचीत हुई? मतलब आप डोभाल के साथ भी आपके बहुत अलग रिश्ते हैं, क्या उस रिश्तों के सहारे दोभाल के साथ में, दोभाल थे आईबी में, हम थे जॉइंट सेक्रेटरी होम में। तो उस समय मतलब कि होम मिनिस्टर के चेम्बर में कुछ डिस्कशन ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हमारा कहीं पर किसी से ऐसा कभी हमने रिश्ता बनाया है नहीं कि हाँ साहब तो परिवेरी नहीं हो। भारत सरकार भी जाने की जिद कर रहे थे, तो ऐसा थोड़ा नहीं कि हम वहाँ किसी मंत्री को जानते थे इसलिए जाना चाहते थे, बल्कि जो वरीय पदाधिकारी हमको समझा रहे थे नहीं जाने का, तो उनको ये पूछेंगे कि वहाँ तुम किसी को जानते हो जो सेक्रेटरी है? हम बोले नहीं सर। किसी को जानते हो जो मंत्री? हम बोले नहीं सर। तो बोले, तो यही उनका समझाना था कि आप किसी को नहीं जानते हो तो आपको इधर उधर रखते हैं, यहाँ पर आप चीज सेक्रेटरी बनिए। हम कभी ऐसा रहे नहीं। लेकिन वहां पर सिलेक्शन में होगी सिलेक्शन,
जब कभी होम सेक्रेटरी का पोस्ट खाली हुआ था, हमारा सिलेक्शन हुआ, हम नहीं जानते थे, चिदम्बरम को नहीं जानते थे। अब होम सेक्रेटरी में हो गया सिलेक्शन, तो हम उस समय रक्षा मंत्रालय में, तो अब रक्षा मंत्री ए के एंटनी थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं साहब, उनको हम रिलीव नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि यही रहे। अब कैबिनेट सेक्रेटरी को कह दिया कि नहीं साहब, आप क्यों सिलेक्शन किए। तो फिर अ, हमको कैबिनेट सेक्रेटरी बोले कि आप होम में रहना चाहते हैं, डिफेंस में। हम बोले होम में, तो बोले कि आपको अपने मंत्री से बात करना होगा। तो हम बोले कि बहुत ये एम्बैरेसिंग है भाई कि वो हमको रखना चाहते हैं, हम जाकर कहें कि हम जाना चाहते हैं। तो सर बोले कि नहीं देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत पेचीदा है, तो हम तो बात की है आपके मंत्री से, लेकिन मान नहीं रहे कि आपको छोड़ने के लिए, फिर हमको करना पड़ेगा। फिर होम मिनिस्टर ने भी बात किया था, चिदम्बरम ने भी इस बात किया था, कोई आने दीजिए, तो इन्होंने कहा कि नहीं। तो फिर हम उनसे रिक्वेस्ट की, तो पहली बार तो मना कर दिया, फिर दोबारा रिक्वेस्ट की जाने की। तो ये हमको लगता है कि आई डोंट नो वट एवर, वो ठीक ही रहा है। हालांकि एंटनी साहब से एकदम वाई फाई ईमानदार थे, और उनसे भी झंझट होता था, क्योंकि जितने फोर्सेस थे वो सब अपना बेस्ट इक्विपमेंट चाहते थे। तो बेस्ट इक्विपमेंट कहाँ भाई, इंडिया में नहीं बनता था, अमेरिका में बनता था, यूरोप वगैरह में बनता था, तो वो लोग वहीं से खरीदना चाहते थे। और हम हमेशा चाहते थे, हम डिफेंस प्रोडक्शन देते थे कि मेड इन इंडिया खरीदे। तो बात डिस्कशन होता था काउंसिल में, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में, और डिस्कशन में हमेशा रक्षा मंत्री साइड लेते थे फोर्सेज का, और फिर अलग से हमको बताते भी थे कि देखिए उन्हीं को लड़ना है ये सब। हम हमेशा अगर नहीं यहीं से खरीदना चाहिए, हमेशा हमको ओवररूल करते थे, लेकिन इसके बावजूद हमको चैलेंज नहीं किए तैयार। गॉड, मतलब आपको ये लग रहा है कि जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ, कोई ताकत है जो हमको नहीं पता, क्योंकि हमको ये जहाँ कहीं भी हमने काम किया, और जहाँ कहीं भी मतलब हमने स्टैंड लिया, उसके बाद क्षणिक समय में वो जो मुख्यमंत्री नाराज हो गए या मुख्यमंत्री नाराज हो गए, लेकिन कभी उन्होंने कभी हमारा पर्सनल ये नहीं। अ, और अ, हमारे जैसे व्यक्ति का प्रमोशन भी कैसे होता गया, क्योंकि अब हम ये अपना स्टैंड ले लेते थे, तब पर भी तो हमारे बॉस को नाराज होना चाहिए था, नाराज नहीं होते। अब बॉस नाराज होकर के ये खराब एसीआर लिख देगा तो प्रमोशन नहीं होगा, भारत सरकार में तो नहीं होगा, लेकिन कभी नहीं हमारा ये प्रमोशन होता गया। ऐसा होता कि सब एकदम आउटस्टैंडिंग लिखते रहे। अच्छा, चुनाव हारने के बाद कभी मोदी जी से या कभी मुलाकात हुई? हाँ, हमने तो लिख करके भी किया। अच्छा, मुलाकात। तो मतलब आप बीजेपी से जो आपको जिस तरीके से यहाँ भी बात भ्रष्टाचार वो देखिए, तो हम बोलते हैं यहाँ भी जो हुआ, आप बिहार के हैं, तो वो हमको पसंद नहीं आया। कि हमको तो ये लगा कि साहब यह हमारा स्टेट है, ये हमारा देश है, और इसमें हमारा स्टेट तभी तरक्की करेगा जबकि साफ सुथरे और पढ़े लिखे लोग इसके नेतृत्व में रहें। और आप अगर ऐसे लोगों को नहीं चुन करके जो ऐसे लोगों को चुनिएगा नेतृत्व के लिए, जो कि पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या विकास कर पाएंगे, उनको समझ ही नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी। उसके बाद अगर पृष्ठभूमि उनकी रही है भ्रष्टाचार की या अपराध वगैरह का आरोप रहा है, तो फिर और भी है कि हाँ, फिर भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अपराधीकरण बढ़ेगा, राजनीति का अपराधीकरण वैसे भी इंडिया में बहुत बड़ी समस्या है। तो हम बोलते हैं तो पार्टी को नागवार भी जाता है। तो अब इस बार भी बोले तो पार्टी को नागवार मिला, पहले भी 2015 में ही बोले थे तो नागवार मिला था, इसके बीच में भी बोले तो नागवार मिला था। उनका यही कहना था कि हमारे पार्टी के अंदर बोलिए, वो उनका नजरिया है। और पार्टी में कौन सा प्रोग्राम बोलने के लिए ये नहीं है, ये स्पष्ट नहीं था। और बीच में हमने एक बार कहा भी प्रधानमंत्री को, ऐसे ही कुछ मामले में कि साहब ये इनकी पृष्ठभूमि ऐसी रही, तो इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो हम बोले, पार्टी ने कार्रवाई की, हमको इससे कोई ये गिला शिकायत किसी व्यक्ति से नहीं है या व्यक्तियों से नहीं, हमको है कि ऐसा चयन क्यों। हमने
पहले भी कहा और लोगों ने इंटरव्यू लिया, तो हमने कहा कि देखिए साहब, तो ये आप सुनते हैं, ये तो जग जाहिर है कि मुख्यमंत्री जैसे यहाँ चुने नहीं जाते या किसी स्टेट में, वो तो ऊपर से उस समय जो हाई कमांड कल्चर चला था अभी भी वही है। हाँ। अब हाई कमांड का कि फलाना बनेगा मुख्यमंत्री तो वही बनेगा मुख्यमंत्री, जैसे दिल्ली में हुआ कि फलाने बनेंगे मुख्यमंत्री। तो आप ऐसे लोगों को चुनिए ना जो कि ईमानदार हों, पढ़े लिखे हों, विकास करना जानते हो, ऐसे लोग को चुनिए, तब ना उसका विकास होगा राज्य का। अब आप एक नई भूमिका में सुप्रीम कोर्ट में आपने वकालत करने का फैसला लिया है। अब जिस उम्र के पड़ाव पर आप हैं, जो इतना भी अनुभव आपका रहा है प्रशासन के तौर पे, एक नेता के तौर पे, बड़ा अनुभव आपके पास है, आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना? ये प्रोफेशन हमने बहुत पहले चुन लिया। हम सर्विस में थे, उसी समय हमने लॉ किया, और लॉ करने का मकसद था, दो मकसद था। एक तो लॉ की जानकारी होनी चाहिए। कुछ लॉ तो हमने पुलिस अकेडमी में ही हमको सिखा दिया था, क्रिमिनल लॉ, इत्यादि, कॉन्स्टिट्यूशन एक अकेडमी, नेशनल अकेडमी और पुलिस अकेडमी दोनों में कवर होता है। और हमको लगता था कि जो जिस टाइप का हमारा ओरिएंटेशन है, हमारा जो अप्रोच है लाइफ का, तो हो सकता है कभी हमको झंझट हो जाए, हम रिजाइन कर दें और तो फिर कुछ करने को हमको लगा कि लॉ ही बेस्ट है। और जबकि हम रिटायर किए उसके बाद फिर हमने सुप्रीम कोर्ट बार ज्वाइन कर लिया 2013 में, लेकिन उसके बाद फिर एमपी बन गए, मिनिस्टर हो गए, तो हमारा मेंबरशिप अबेयस में आ गया। हम जब फिर मंत्री नहीं रहे तो हमने कहा कि मेरा मेंबरशिप रिवाइव कर दिया, वो रिवाइव हो गया। यही है। तो हम तो पब्लिक कॉजेज के लिए ही लड़ते आ रहे हैं और पब्लिक कॉजेज के लिए ही लड़ेंगे, जहाँ पर कि डेमोक्रेटिक राइट्स इन्वॉल्व है उसके लिए लड़ेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि वी आर अ फ्री कंट्री विद सिटीजन्स राइट्स एंड दोज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। अभी तो वो सिचुएशन नहीं है जी। अभी तो देश अभी में बीच बीच में सुनने को मिलता है कि हाँ साहब, तो अननेसेसरी किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे कि अब लद्दाख वाले को विदाउट बेसिस गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो सामने आया है न्यूज़पेपर रिपोर्ट से, क्योंकि जो हियरिंग्स में आए, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग्स में, उसमें कोई एविडेंस ऐसा नहीं था जो कि जस्टिफाई करता है डिटेंशन। उसके बाद फिर जबकि सुनवाई आगे बढ़ी तो सरकार ने छोड़ दिया। ऐसा या फिर भी ईडी के रेट्स कहीं हो गए, ये सब है। उसके बाद फिर केजरीवाल पर केस हुआ, बाद में जबकि फैसला आया तो कोर्ट का ये कहना था कि इतना भी एविडेंस नहीं है कि चार्ज फ्रेम किया जाए। चार्ज फ्रेम फर्स्ट स्टेज होता है, तो चार्ज फ्रेम करने के लिए भी पर्याप्त एविडेंस नहीं था। तो इसका मतलब कि एकदम बिल्कुल बेसिफायर का केस था, बेसिफायर के इन लोगों को केजरीवाल से हमारा बहुत ये नहीं है, जान पहचान भी, तो मुलाकात भी नहीं, मुलाकात होगा कहीं मीटिंग अदरवाइज। लेकिन ये हम लोगों के सिटीजन्स के अधिकार, ये का अधिकार का सवाल। आप किसी को अकारण गिरफ्तार करिएगा तो उसके फ्रीडम पर आप हमला कर रहे हैं, और इसके खिलाफ सजा है। ये हमने एक अपने कहा ये फेसबुक पर और ट्विटर, उसके खिलाफ सजा है, कानून में सजा है। इस कानून का उपयोग होना चाहिए। अगर कोई भी एजेंसी, चाहे पुलिस हो चाहे कोई हो, ईडी हो, सीबीआई, जो भी, अगर अकारण XYZ को पकड़ के जेल में डाल दे और उसका कोई बेसिस नहीं है, तो विदाउट बेसिस डिटेंशन इज अ क्राइम, और ऐसे लोगों को प्रोसिक्यूट होना चाहिए ताकि सिटीजन्स राइट्स का प्रोटेक्शन। ये मेरा मानना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, अभी जो बंगाल में चुनाव हो रहा है, जिस तरह आज भी ईडी का रेड शुरू हो गया, जिस तरीके से अभी आप पार्टी के जो सांसद राज्यसभा सदस्य ईडी का रेड चल रहा था, वो बीजेपी में शामिल हो गया, ईडी का रेड बंद हो गया। जो अब इलेक्शन कमीशन की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, जो अब एक एक करके पूछिए, बताते हैं। हाँ, अब ये पहले, जो पहले ईडी के बारे में। हाँ, ईडी के बारे में देखिए, ये ईडी को कोई ना कोई प्रोसिक्यूट कर देगा। अब हमारे सामने कोई केस आएगा बतौर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि बिना एविडेंस के ईडी ने रेड किया किसी को या बिना एविडेंस के गिरफ्तार किया, तो हम तो उसका प्रोसिक्यूशन हम ले लेंगे।
ईडी के कंसर्न ऑफिसर्स को प्रोसिक्यूट कर देगी। ईडी के पदाधिकारियों को ये जानकारी होनी चाहिए कि कोई क्राइम होता है तो वो ऑफिशियल ड्यूटी के परिधि में नहीं आता, तो उनको 197 सीआरपीसी का प्रोटेक्शन नहीं होगा। उसके लिए सैंक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्राइम है, वो इन कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी नहीं होता, तो प्रोसिक्यूट होना चाहिए, करेंगे। क्योंकि ये लोगों के जिंदगी का सवाल है, लोगों के लिबर्टीज का सवाल है। तो कोई आपको कहेगा अनायास कि फलाने पर रेड कर दो और कोई बेसिस नहीं और आप किए, आप क्राइम कर, आज का आपको प्रोसिक्यूशन जस्टिफाइड होगा, अब होना चाहिए एक, होगा होगा। इसी तरह से कोई भी एजेंसी, ईडी के कानून में भी एक अजीबोगरीब सेक्शन है, वो गया था सुप्रीम कोर्ट। ये सेक्शन सुप्रीम कोर्ट में इसको रेज किया गया था पीआई के द्वारा, कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड कर दिया। कैसे अपहोल्ड कर दिया ये क्वेश्चन मार्क है, इसको फिर हमसे ये रेज करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये सेक्शन कहता है, देखिए, लिबर्टी का बेसिस है कि आप बिना कारण, बिना कोई सबूत के आप गिरफ्तार नहीं हो सकते, ये लिबर्टी का पहला नियम। तो इसीलिए बेल का नियम है कि इज अ मैटर ऑफ राइट। अगर कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो बेल आपका अधिकार है। बेल तभी रिफ्यूज होगा जबकि आप भाग सकते हैं, इसका कोई सबूत हो कि आप भागिएगा, दूसरा कोई सबूत हो कि आप एविडेंस से टैम्पर कीजिएगा, उसको विटनेसेस को डराइएगा, तभी आपका बेल रिफ्यूज हो सकता है, नहीं तो आपका बेल रिफ्यूज नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिफरेंट जजमेंट्स में एक तो ऐसे ही अनायास ही बेल रिफ्यूज कर देते हैं, ये गलत, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको हम लोग सामने रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के, ये पीपल्स लिबर्टीज के खिलाफ है। दूसरा एक सेक्शन है ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कि आपको कोई गिरफ्तार कर लिया, तो आपको बेल तब तक नहीं देगा कोर्ट जब तक कि कोर्ट ये कन्विंस नहीं हो जाए कि आप इनोसेंट। अरे साहब, व्हाट नॉनसेंस, आप कोर्ट कैसे कन्विंस होगा कि आप इनोसेंट है? तभी नहीं जबकि गवाह गुजरेगा ट्रायल में, यानी कि आप पर कोई आरोप बनता ही नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक ट्रायल नहीं होगा तब आप जेल में रहिए। ये तो एकदम बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इसको क्वॉश हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। ये तो बेल के जो इंटरप्रिटेशन है उसमें ट्विस्टिंग हुआ है, अलग अलग कोर्ट अपना अपना ट्विस्टिंग कर रहे हैं। आज जो ईडी का ये सेक्शन है उसमें प्रॉब्लम है, उसका फिर से रिव्यू करना होगा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि पीपल्स लिबर्टीज का सवाल। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है, अच्छा, इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन कमीशन में देखिए ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि साहब सरकार कानून बनाएगी कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का चयन कैसे होगा। तो बहुत समय तक कांग्रेस की सरकार, जो भी सरकार आई, जनता सरकार, किसी ने कानून नहीं बनाया, जनता सरकार भाजपा ने कानून नहीं बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ये गलत है, कानून बनाना चाहिए, लेकिन ताकि सिलेक्शन जो हो चुनाव आयुक्तों का वो पारदर्शी हो, क्योंकि चुनाव आयुक्त ही इम्पार्शियल इलेक्शन कराता है। इलेक्शन इम्पार्शियल तब होगा जबकि चुनाव आयुक्त इम्पार्शियल होंगे, है ना, न्यूट्रल होंगे, तभी ना इम्पार्शियल इलेक्शन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जब तक सरकार कानून नहीं बनाती है तब तक जो सिलेक्शन होगा इलेक्शन कमिश्नर्स का, वो एक 3 मेंबर टीम करेगी, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वो फेयर टीम था, क्योंकि उसमें एक प्रधानमंत्री थे भी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी थे, एक न्यूट्रल पर्सन था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उससे सिलेक्शन होना था। अब इसको जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, सरकार ये कानून ले आई। अब इस कानून में उसने प्रावधान क्या कर दिया कि सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री रहेगी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेगी, लेकिन थर्ड पर्सन, कोई न्यूट्रल पर्सन नहीं, वो प्रधानमंत्री द्वारा चयनित एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री। तो इसका मतलब कि जो रूलिंग पार्टी है वो रूलिंग पार्टी सेलेक्ट करती है इलेक्शन कमिश्नर को। तो रूलिंग पार्टी किसको सेलेक्ट करेगी? जो हमारा बात मानेगा, जो हम कहेंगे वही करेगा। तो ये इम्पार्शियल चुनाव कैसे होगा? अब ये भी चैलेंज हुआ है, इस चैलेंज को सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से जल्दी डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स का सवाल, डेमोक्रेसी का बेसिस है, और इस पर सुनवाई विलंब करना ये डेमोक्रेसी के हित के खिलाफ। चलिए, आर.के. सिंह से ऐसे पदाधिकारियों को सीख लेनी चाहिए जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं। कैसे एक ईमानदार पदाधिकारी इस ऊंचाई तक जा सकते हैं
मंत्री भी नाराज हुए, मुख्यमंत्री भी नाराज हुए, एक समय में प्रधानमंत्री की भी नाराजगी हुई, लेकिन ये अपने स्टैंड पर डटे रहे, बने रहे और आगे बढ़ते चले गए। अब एक नई भूमिका में ये सामने आए। चुनौती पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है। मतलब अब जिस दौर में ये पदाधिकारी रहे, जिस दौर में ये होम सेक्रेटरी भारत सरकार रहे और फिर मंत्री रहे, उस दौर से स्थिति थोड़ी बदल गई है। हालांकि इस दौर में भी इन्होंने वो काम किया जो जिस काम के सहारे सरकार नाराज हो सकती थी, नाराज हुई भी। लेकिन सरकार की नाराजगी के सहारे भी आप काम के आधार पे चीजों को, मतलब अपनी नौकरी और अपने साख को बचा सकते हैं। ये आर के सिंह के पूरे जीवन शैली से आप समझ सकते हैं। चलिए, नई भूमिका अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया जिस दौर में पहुंच चुकी है, वहाँ सिविल लिबर्टी की बात करना ही अपने आप में एक बेईमानी है। लेकिन इन्होंने ये चुनौती स्वीकार की है। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस मिजाज में आर के सिंह काम करते रहे हैं, वो मिजाज लड़ने का भी रहा है, चुनौती देने का भी रहा है और एक स्टैंड लेने का भी रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इनकी क्या भूमिका होगी, यह देखने वाली बात होगी। चलिए, इस बड़ी बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।